हेलो स्टूडेंट्स। आज से मैं इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन के सारे चैप्टर्स का एनालिसिस करूँगी। तो आज मैं पहला चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं कि पहले चैप्टर में क्या है। देखिए, जो पहला चैप्टर है लक्ष्मीकांत का वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इस चैप्टर का नाम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें बताया गया है कि जो ब्रिटिश आए थे हमारे इंडिया में वो आए थे 1600 के एट अबाउट। तो वो आए थे एक ट्रेडर्स के रूप में, यानी एक व्यापारी के रूप में आए थे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस चैप्टर को नाम देने का उनका जो हमारे ऑथर हैं बुक के, उनका मेन एम यही रहा होगा कि इस चैप्टर में इन्होंने समझाया है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हमारे इंडिया में कैसे आई, उसने यहाँ पर कैसे ट्रेड किया, कैसे उसने धीरे धीरे पूरे इंडिया पर अपना प्रभुत्व कर लिया। और वो एक प्योरली ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आई थी और उसने यहाँ पर धीरे धीरे फिर वो एक एडमिनिस्ट्रेशन पावर बनी। और इस चैप्टर में ये बताया गया है कि फाइनली इंडिया जब तक जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तब तक उसने हमारे इंडिया पर क्या क्या इफ़ेक्ट डाला, इसको हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर चैप्टर में 2 मेन हेडिंग कवर की गई हैं। इसमें जो पहली हेडिंग है वो है कंपनी रूल 1773 टू 1858 एंड सेकंड है द क्राउन रूल 1858 टू 1947। बस इन 2 चैप्टरों के अंदर ही हमारा ये पूरा जो है चैप्टर वो कवर अप हो जाएगा इन 2 हेडिंग्स के अंदर। इसमें जो पहली हेडिंग है वो है द कंपनी रूल। इस कंपनी रूल को समझाने का मतलब ये है, इस हेडिंग के अंतर्गत ये बताया गया है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1600 के एट अबाउट यहाँ पर आई थी इंडिया में, ये इंग्लैंड की जो क्वीन थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, उससे चार्टेड ग्रांटेड करवा के अपने लिए यहाँ पर आई थी और उसको यहाँ पर प्योरली जो ट्रेडिंग राइट्स थे वो दिए गए थे। और उसको जो कि दीवानी राइट्स थे, जो कि दीवानी राइट्स मीन्स कि ऐसे राइट्स जो रेवेन्यू के लिए और सिविल जस्टिस के लिए दिए जाते हैं, और वो दिए गए थे बंगाल के, बिहार के और उड़ीसा के। ठीक है। और इनने यहाँ पर जो पहले ये सिर्फ एक व्यापारी कंपनी के रूप में आई, लेकिन जब यहाँ पर क्या हुआ कि 1857 की जो क्रांति हो गई उसके बाद इसने एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के रूप में यहाँ पर काम किया था। जो ये पहली हेडिंग है कंपनी रूल 1773 टू 1858। इसमें ये बताया गया है मेनली कि जब कंपनी अपनी मन मर्जी के मुताबिक काम करने लगी तो और इसके कई कर्मचारी भ्रष्ट हो गए, वो करप्शन करने लगे, वो अपनी जेब भरने लगे, अपना पेट भरने लगे। लेकिन वो अपने देश इंग्लैंड में ये जाकर बताते थे कि कंपनी बहुत ज़्यादा घाटे में चल रही है, हमको कोई मुनाफा नहीं हो रहा है, हम बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहे हैं। तो इसलिए इस चीज़ को सुनकर ब्रिटिश सरकार को बहुत धक्का लगा। उन्होंने एक डिसीज़न लिया कि अब हम कंपनी को जो भी है पूरा कंट्रोल करेंगे कि इसका क्या इंडिया में इसका ट्रेड कैसे चलेगा, इस पर अब हमारा कंट्रोल होगा। तो इसके लिए ये सारे रूल्स बनाए गए, ये रेगुलेटिंग एक्ट्स बनाए गए जो आप अभी पढ़ेंगे। ये सारे रेगुलेटिंग एक्ट जिसमें सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, और ये जो रेगुलेटिंग एक्ट्स हैं ये चले आपके 1858 तक। इसीलिए इस पूरे को कंपनी रूल बताया गया है। ये बनाए गए ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही थे, लेकिन कंपनी को कंट्रोल करने के लिए कि कंपनी कैसे वर्क करेगी वो सब था इन रूल्स के अंतर्गत, इन लॉज के अंतर्गत ये लॉ बनाए गए थे, ये रूल बनाए गए थे कि कंपनी को इन्हीं रूल्स को फॉलो करना है। अब जितना उसने मनमानी कर ली थी उसके कर्मचारियों ने, जितने उनके ऑफिसर्स ने, वो हो चुकी। अब उनको ब्रिटिश सरकार को इस चीज़ का पता चल चुका था कि अब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये सारा इसमें बताया गया, अभी आगे पढ़ेंगे। उसके बाद जो दूसरी इस चैप्टर की मेन हेडिंग है वो है द क्राउन रूल। इसके बाद 1858 टू 1947। जैसे कि आप ये देख रहे हैं 1858 लिखा है, तो इससे पहले 1 साल पहले जाइए तो एक इम्पॉर्टेंट आपको लैंडमार्क जो ईयर है वो दिखेगा। क्या है? 1857, जो कि है रिवॉल्ट ऑफ 1857। जैसे कि क्या कहते हैं अपने इंडिया में
इसे कहते हैं ग्रेट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, जो कि जो 1857 की क्रांति जिसे कहा गया। और इसने बहुत हद तक हमको सफलता दिलाई थी। तो क्या इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी के हाथ में कोई शक्तियाँ नहीं रही, कोई खास शक्तियाँ नहीं रही, तो क्राउन ने अपना सारा रूल क्राउन के अकॉर्डिंग यानी ब्रिटिश के अकॉर्डिंग चला। और इसको वापस बुला लिया गया या जो भी है। अब इसको हम फर्दर पढ़ेंगे। इसमें जो पहला है द कंपनी रूल 1773 टू 1858, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या कंट्रोल किए गए अलग अलग पीरियड्स में। जैसे कि 20 साल का एक टाइम होता था, हर 20 डेज़ पे रूल्स को क्या किया जाता था, फर्दर चेंज किया जाता था, उनमें अमेंडमेंट्स किए जाते थे। तो पहला आता है इस सीरीज़ में सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसमें लिखा है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वॉज ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस एज इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले समझाया था कि ब्रिटिश सरकार को वहाँ लगने लगा था कि कंपनी अपनी मनमानी कर रही है और कोई प्रॉफिट वो अपने देश में नहीं पहुँचा रही है। तो उनने इसको रेगुलेट करने के लिए ये पहला स्टेप था ब्रिटिश सरकार का, क्या करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए और इसके सारे कामों को जो यहाँ पर कर रही है इसको रेगुलेट करने के लिए इंडिया में। और नंबर 2 इसमें लिखा है इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। और इसको पहली बार ऐसी पहचान मिली, इस रूप में जाना गया कि यह क्या है, एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। ठीक है, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस उसको कंपनी को दिए गए। इट लेड द फाउंडेशंस ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। और ये क्योंकि ये सब काम अब मेन ब्रिटिश सरकार यहाँ से एक्टिव हो चुकी थी, तो इसने क्या किया कि इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है, और अब ये आपका एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, जो कि है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसमें क्या क्या था, इसके क्या क्या फीचर्स थे, ये पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहला मेन फीचर ये था कि इसमें जो होता है इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम। इसमें द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 होता है। इसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है, जो बंगाल का गवर्नर होता है, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का टाइटल मिल जाता है। और क्रिएटेड एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाती है जो कि 4 मेंबर्स की होती है, जो कि उसके अंडर में होती है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की। इसमें क्या था पहला पॉइंट कि जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है, इसमें क्या करते हैं हम, जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसको किस चीज़ की उपाधि देते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या बना, गवर्नर से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड क्रिएटेड, और उसके लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसी की हेल्प के लिए कि फर्दर वो इसके अंडर ही काम करेंगे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्रिएट की गई जो कि 4 मेंबर्स की थी। और द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वॉज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। और ऐसा पहला गवर्नर जनरल था, वो कौन था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज सबॉर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अनलाइक अर्लियर व्हेन द 3 प्रेसिडेंसीज वर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। इसमें बताया गया है कि जो ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था, इसने जो गवर्नर ऑफ जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी उनको सबॉर्डिनेट बना दिया था। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको इनने उससे बड़ा बना दिया था, क्योंकि उसको गवर्नर जनरल की उपाधि दे दी थी और बाकी वो क्या हुए, गवर्नर हो गए, तो इसीलिए वो छोटे हो गए, इसके सबॉर्डिनेट हो गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। ठीक है, अनलाइक अर्लियर, जबकि पहले क्या होता था कि ये तीनों अपने अपने गवर्नर हुआ करते थे। जैसे बॉम्बे का गवर्नर हो गया और बंगाल का गवर्नर हो गया और तीसरा था बंगाल, बॉम्बे
एंड मद्रास प्रेसिडेंसी, तीनों को समान अधिकार थे और समान कोई ऐसा नहीं था कि तीनों ही गवर्नर जनरल थे और तीनों की सेम पावर थी। बट जब से ऐसा हुआ तो इनकी पावर्स जो हुई वो जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और उसको सुपीरियर पावर दे दी गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि जो ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इसने क्या प्रोवाइड किया, इसने फर्दर प्रोवाइड किया, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता इन 1774 comprising 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। इसमें देखें जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था, इसके थ्रू ही क्या हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट में पहला हमारा सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कलकत्ता में 1774 में, कंप्राइजिंग जिसमें कि एक चीफ जस्टिस था और 3 अदर जजेस थे। ठीक है, और जो फोर्थ पॉइंट है नेक्स्ट, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स। जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था उसके बाद से जो भी सर्वेंट्स थे कंपनी के, उनको मना कर दिया गया कि वो किसी भी प्राइवेट ट्रेड में और किसी भी प्रकार का कोई भी गिफ्ट्स किसी से एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, कोई घूस नहीं ले सकते हैं, उन सबको ये सारी चीज़ें मना हो गई कि वह किसी से भी कोई प्रेजेंट को नहीं ले सकते और ना ही घूस मांग सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है कि इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। इसमें कहा गया है कि द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने जो किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है कंपनी के ऊपर जो कंट्रोल है उसको स्ट्रेंथन कर दिया, उसको मजबूत कर दिया बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि एक गवर्निंग बॉडी थी, वो एक गवर्निंग बॉडी बना दी उसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसको हमने नाम दिया टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, जो कि रिपोर्ट करती थी इसके रेवेन्यू पर, सिविल पर और मिलिट्री अफेयर्स जो भी होते थे इंडिया में। तो ठीक है, आज हमने ये पढ़ लिया कि द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। कल हम पढ़ेंगे अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ये वैसे जो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 है ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, वो 1773 के बाद मतलब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहीं पर अपना सेशन कंप्लीट करते हैं, आज का सेशन। और अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज़ हो जितना मैंने पढ़ाया उसमें से, और लक्ष्मीकांत से रिलेटेड कुछ भी पॉलिटी में आपको क्वेरीज़ हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी क्वेरीज़ पूछ सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं फिनिश करते हैं, कंप्लीट करते हैं। कल आपको इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। थैंक्स फॉर वॉचिंग।